दोस्तों नमस्कार। बिहार की राजनीति से निकल करके अब केंद्रीय राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा बना जातीय जनगणना बीजेपी की गले की हड्डी बन गया है। सच्चाई तो ये है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि वो राहुल गांधी के जातीय जनगणना के इशू को, ओबीसी के इशू को वो काउंटर कर सके। राहुल गांधी जिस तरह से इन 5 राज्यों के चुनाव में लगातार दलित, आदिवासी और ओबीसी के मुद्दे को उठाते रहे हैं और नरेंद्र मोदी की अपनी जातीय अस्मिता को लेकर के ही उन्होंने मोदी जी को कटघरे में खड़ा करते हुए ये पूछा कि आप ओबीसी के हैं तो कम से कम ओबीसी के लिए कुछ अच्छा काम तो कर दीजिए, और ये भी पूछा कि आप जिस ओबीसी की बात बार बार करते हैं उस ओबीसी को आपने दिया क्या है, पिछड़ों की भागीदारी कितनी है। आपके सचिव स्तर के अधिकारियों से लेकर के और विश्वविद्यालय में बैठे हुए प्रोफेसर और कुलपतियों तक उनमें ओबीसी कितने हैं। और फिर भारत माता के जय के नारे के साथ राहुल गांधी ने उसको डिस्क्राइब करते हुए ये कहा कि इस देश के करोड़ों लोग जो विभिन्न समुदायों में विभाजित हैं, वे आदिवासी, दलित, ओबीसी, किसान, मजदूर, ये सब भारत माता है। और अगर नरेंद्र मोदी भारत माता की जय का नारा लगाते हैं तो फिर उन्हें ओबीसी की जनगणना करके उन्हें उनकी आबादी तो बता देनी चाहिए, अन्यथा वो भारत माता की जय का नारा लगाने के काबिल नहीं है। और वो जिसके लिए काम कर रहे हैं, यानी अडानी के लिए वो काम कर रहे हैं, तो फिर उन्हें अडानी की जय बोलना चाहिए। इस मुद्दे ने आरएसएस और बीजेपी के थिंक टैंक में कोहराम मचा दिया और लगातार चिंतन मनन चल रहा है, मंथन चल रहा है और हर नुस्खे को आजमाया गया। पिछली बार हिमाचल और कर्नाटक में न तो नरेंद्र मोदी का चेहरा चला और न हिंदुत्व का मुद्दा चला। दोनों जगह बुरी पराजय का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। अब जब राहुल गांधी और नीतीश कुमार इस पर जोर दे रहे हैं तो नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लेकर के और राजस्थान तक इसका काउंटर करने में उनकी हिम्मत नहीं हुई, बल्कि जब भी उन्होंने काउंटर किया तो गच्चा खा गए। वो उस भाषा पर उतर आए। पहले तो उन्होंने कहा कि इस देश में कोई जाति नहीं है, गरीबी ही जाति है। इसको भी राहुल गांधी ने ध्वस्त कर दिया। हालांकि उसके बाद नरेंद्र मोदी उस भाषा पर आ गए जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार तक कह दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी को उसकी काट मिल गई है? क्या बीजेपी ने जाति जनगणना जैसे मुद्दे की काट करने के लिए अपने इशू को तैयार कर लिया है? इस वीडियो में इसी बात का मैं खुलासा करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज ही एक बड़ी खबर आई है पश्चिम बंगाल से। वहां पर 24 परगना जिले में गृह राज्य मंत्री टैनी साहब अजय मिश्रा वो पहुंचे हुए थे और उन्होंने वहां पर दलित मतुआ समुदाय का जो उत्सव होता है, वार्षिक उत्सव, उसमें शामिल होकर के ये ऐलान किया, ये सूचना दी कि अगले कुछ महीनों में, और मियाद उन्होंने बताई कि 30 मार्च 2024 तक एक मुद्दा आने वाला है और वो है सीएए का, यानी नागरिकता अधिकार कानून का। और वो ये कहते हैं कि ये मार्च 2024 में उसके नियम बनकर के तैयार हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन नियमों को लागू करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऑब्वियस है कि जैसे ही ये नागरिकता संशोधन कानून लागू होगा, उसके बाद पूरे देश में जो मुस्लिम समुदाय है,
जिसकी आबादी करीब 12 से 14% है, वो परेशान होगा, आशंकित होगा और सड़क पर भी निकलेगा। जैसे 2019 के दिसंबर में वो आंदोलनरत हुआ था, जैसे ही कैबिनेट ने इसको पास किया था सीए एनआरसी के मुद्दे को, वैसे ही इस देश के तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग, तमाम हिंदू और दूसरे और पंथों के जो लिबरल लोग हैं, वो लोग भी सड़क पर आ गए थे। शाहीन बाग का एक पूरा आंदोलन खड़ा हो गया था। आपको याद हो कि जिस आंदोलन को पूरे दुनिया में चर्चा मिली और उसे लोकतंत्र के एक वाइब्रेंट के तौर पर, लोकतंत्र के जीवंत आंदोलन के तौर पर उसे देखा गया था, और उन अल्पसंख्यकों के अपने अधिकारों को बचाने के लिए एक अहिंसात्मक गांधीवादी आंदोलन के रूप में भी मान्यता मिली थी पूरी दुनिया में। और जिस आंदोलन में डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, इनके फोटो लगा करके उसी सत्याग्रह के मोड में यह आंदोलन चल रहा था। लेकिन उस आंदोलन में इनकलाब जिंदाबाद के भी नारे थे, जय भीम के भी नारे थे, भारत माता की जय के भी नारे थे। वो एक बड़ा आंदोलन बना था। लेकिन उस आंदोलन को जिस बर्बरता के साथ कुचला गया, जिस बेरहमी के साथ कुचला गया, यह भी पूरी दुनिया ने देखा। और किस तरह से उस आंदोलन पर अटैक हुए। आप ये कह सकते हैं कि पिछले 9.5 साल में, 10 साल में, यानी मोदी के रिजीम में जो सबसे बड़े आंदोलन हुए हैं, उसमें से 2 यही है। एक तो सीए एनआरसी के खिलाफ आंदोलन और दूसरा किसानों का आंदोलन, जो लंबे समय तक चलता है और बहुत अनुशासनात्मक ढंग से चलता है। किसान 13 महीने दिल्ली की सरहदों पर बैठे रहते हैं उन 3 काले कानूनों के खिलाफ। 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई, उन पर लाठियां बरसाई गई, कांटे लगाए गए, बाढ़ लगाई गई। और फिर जब वो दिल्ली के लाल किले पर ध्वज फहराने के लिए गए तो उन्हें खालिस्तानी तक बता दिया गया। वो जो सिख पंथ का झंडा है वो लहराया गया, उसके ऊपर तिरंगा था। लेकिन फिर भी गोदी मीडिया ने यह प्रचारित किया कि तिरंगे को हटा करके सिख पंथ का झंडा लगाया गया। लेकिन सच्चाई यह है कि तिरंगा ऊपर लहराता रहा पूरी शान से। उसी समय टूल किट जैसा मुद्दा आया था, उसमें कई विदेशी बड़ी बड़ी शख्सियत ने भारत के बारे में भारत सरकार पर टिप्पणियां की थी और किसान आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक उसी तरह से दिसंबर 2019 से लेकर के और आगे कई महीनों तक शाहीन बाग में महिलाओं का आंदोलन चलता रहा। महिलाओं की आजादी से जुड़ा हुआ, वो बुर्के में थीं, कुछ पर्दे से बाहर भी थीं, और वो मुखर होकर के अपनी आवाज बुलंद कर रही थी। 2 दादियों का बड़ा चित्र उस समय पूरी दुनिया के पैमाने पर आया था। वो शाहीन बाग का आंदोलन, जिसमें दिल्ली के चुनाव में, हालांकि अरविंद केजरीवाल उस आंदोलन में कभी भी शरीक नहीं हुए, ना ही समर्थन में एक शब्द बोला। दिल्ली में जब चुनाव हुए तो अमित शाह कह रहे थे कि ऐसे बटन दबाना कि करंट शाहीन बाग तक लगे। नरेंद्र मोदी प्रहार कर रहे थे कि कपड़ों से पहचानिए उन लोगों को। किन लोगों को? इशारा आप समझ सकते हैं कि सीए एनआरसी का जो प्रावधान किया गया था उसमें क्या था कि 2014 तक आने वाले 3 देशों के, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले अल्पसंख्यकों को, 6 अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता मिलेगी। उन 6 अल्पसंख्यक समुदायों में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग थे। उसमें मुस्लिम समुदाय का नाम नहीं था। और स्क्रिप्ट जो लिखी गई थी वो ये थी कि इन 3 मुस्लिम देशों से आने वाले धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों को, ऑब्वियस है कि ये 3 मुस्लिम देश हैं तो वहां से धार्मिक रूप से प्रताड़ित कौन होंगे?
यही 6 समुदाय और उनको नागरिकता देने की बात कही गई थी, और बाकी लोगों के लिए नागरिकता सिद्ध करना ये अनिवार्य उस कानून में बनाया जा रहा था, जो सबसे ज्यादा आपत्तिजनक था और इसी पर ऐतराज था। अव्वल तो भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है और वो धार्मिक पहचान के आधार पर किसी भी कानून बनाने की मनाही करता है, प्रतिबंधित करता है। लेकिन इस सीए एनआरसी में यह था कि हम फला फला अल्पसंख्यक समुदायों को तो नागरिकता देंगे, लेकिन मुसलमानों को नहीं। तो संवैधानिक रूप से वो गलत था, लेकिन उससे ज्यादा भयावह यह था कि लोगों को अपनी नागरिकता सिद्ध करनी है, और ऑब्वियस है उसमें मुसलमान ही कटघरे में थे। ये मुद्दा असम में और पश्चिम बंगाल में बड़ा मौजू रहा है और लंबे समय से रहा है। बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों का बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी रहा है इन प्रदेशों में, और वहीं से ये मुद्दा उठाया था। और अभी फिर जो मुनादी हुई है गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के द्वारा, वो भी उसी पश्चिम बंगाल से हुई है, और ममता बनर्जी ने उसका कड़ा विरोध किया है। और वो भारतीय जनता पार्टी, जिसे अब उत्तर भारत में सीटें मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, तो वो बंगाल को टारगेट कर रही है और नॉर्थ ईस्ट को फिर से टारगेट कर रही है। जो पश्चिम बंगाल, जहां पर 42 सीटें आती हैं, 18 सीटों पर वो चुनाव जीती थी पिछले लोकसभा क्षेत्र में। हालांकि 2 लोगों ने, जिसमें बाबुल सुप्रियो और अजय सिंह, इन 2 लोगों ने पार्टी छोड़ दी, बीजेपी छोड़ दी। बाबुल सुप्रियो की सीट पर तो चुनाव भी हो चुका है, शतवंश नाव वहां से उपचुनाव में जीत करके गए हैं टीएमसी की तरफ से। तो ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है, वो मुद्दा क्या जातीय जनगणना के, सामाजिक न्याय की राजनीति के, दलित पिछड़ों के अस्मितावादी पहचान के, जो अभी राजनीति में तेजी से आगे बढ़ रही है, क्या उस राजनीतिक चेतना को, उस राजनीतिक कदम को काउंटर करने के लिए, राजनीतिक मुद्दे को काउंटर करने के लिए क्या सीए एनआरसी फिर से लाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, जिसमें टारगेट किया जा रहा, मथुरा दलित समुदाय है वहां का, लेकिन उसमें क्या सफल होगी भारतीय जनता पार्टी? क्या वो जातीय जनगणना को काउंटर के रूप में जो सीए एनआरसी लाना चाहती है, क्या इस देश में सांप्रदायिक विभाजन हो पाएगा? और यह भी सवाल कि जो पसमानदा मुसलमान पर डोरे डाल रहे थे नरेंद्र मोदी, कहीं वो भी तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा? तो आइए देखते हैं कि आगे राजनीति में होता है क्या। शुक्रिया।